आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी सेविंग इन वैल्यूएशन का 4th चैप्टर। अभी तक हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर क्या कहेंगे, 2.5 चैप्टर। समझिए कैसे, एक हम बिल्डिंग और उसके पार्ट ये अच्छे से कवर किए थे, दूसरा हम किए थे रोड, है ना, और तीसरा रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस में हम मटेरियल निकालना आपको सिखाए थे, उसका हम चार्ट बना के सॉल्व नहीं किए थे, उसको हम करेंगे। और इतना आप समझदारी आपके अंदर आ गई होगी, हम जो नोट्स भेजे हैं उसके अंदर चार्ट बना के बहुत सारे हम क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि आरसीसी स्ट्रक्चर का रेट एनालिसिस, प्लास्टर का, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, डीपीसी वर्क, वाइट वॉशिंग वर्क, पीसीसी वर्क, एलसीसी वर्क, अर्थ वर्क एक्सकेवेशन, है ना, बहुत सारा हम किए रेट एनालिसिस क्वेश्चन। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ जाएगा, फिर भी आप बताइएगा यदि रेट एनालिसिस का चार्ट आपको समझ नहीं आता है तो हम उसको बता देंगे, हम बस उसका ट्रिक बता देंगे कैसे होगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। आज हम शुरू करेंगे 4th चैप्टर वैल्यूएशन। बहुत आसान चैप्टर है वैल्यूएशन, ठीक है। अब समझिएगा वैल्यूएशन समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझिए, जैसे एस्टिमेट किसे कहते हैं, क्या हमको समझना है कि मेरे भाई एस्टिमेट किसे कहते हैं। उसके बाद आपको समझना है कास्ट किसे कहते हैं, तब आपको समझना है वैल्यू किसे कहते हैं, उसके बाद आप समझेंगे वैल्यूएशन किसे कहेंगे, है ना। समझिएगा, अब एस्टिमेट आप जानते हैं, इतना आप समझदारी आपके अंदर आ गई है कि एस्टिमेट किसे कहते हैं। एस्टिमेट किसे कहते हैं भाई, आपके घर में मतलब आपके मन में कोई प्लान है, प्लान मतलब आपका घर बनाने का कोई प्लान है कि हम घर बनवाएंगे तो 2 कमरा बनवाएंगे, 3 कमरा बनवाएंगे, तो 2 कमरा बनाने में 2 लाख रुपए का। ये नहीं क्या होता है आपका जो अनुमानित लागत होता है ना, क्या होता है आपका जो अनुमानित लागत होता है उसे क्या कहते हैं, हम एस्टिमेट कहते हैं, है ना। इसको जब इंट्रोडक्शन शुरू किए थे तो हम अच्छे से हम समझाए थे एस्टिमेट क्या होता है, किसी प्रस्तावित निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का किसी विशेष विधि द्वारा पूर्वानुमान लगाना आपका एस्टिमेट कहलाता है ना। तो एक पूर्वानुमान है किसी मेथड द्वारा, बहुत सारे मेथड होते हैं पूर्वानुमान लगाने के, इसे कहेंगे एस्टिमेट, है ना। जैसे आपको कोई घर बनवाना है तो ज़मीन है आपका, तब सोचेंगे इस पर 2 बेडरूम, 1 किचन, लैट्रिन, बाथरूम बनेगा तो 3 लाख रुपए लगेगा, 4 लाख, एक मन में रफ आइडिया लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अब मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने, सोचते हैं कि इतना में हो जाएगा। तो एस्टिमेट मतलब क्या, अनुमान लगाना। लेकिन अनुमान ऐसा तो नहीं सही हो जाएगा, है ना, अनुमान सही नहीं होता है, उस बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अब अपने घर का सोचे 1 रूम है बनवाएंगे 1 लाख रुपए लगेगा, तो हो सकता है 1,20,000 लग जाए, हो सकता है 80,000 ही लग जाए, क्योंकि नाम ही है उसका अनुमान, है ना। तो जो वास्तविक लागत होता है, जो वास्तविक है ना, अनुमानित लागत कर लीजिए, फिर अनुमानित खर्चे कर लीजिए, जो वास्तविक खर्चे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। समझ गए, सॉरी, हाँ, जो वास्तविक खर्चे होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम कास्ट कहते हैं। उसके बाद वैल्यू, है ना। अभी आपकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, वैल्यू समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट टाइम में जो उसका वैल्यू, अभी आपका वैल्यू डिप्लोमा 3rd ईयर में वैल्यू नहीं है। डिप्लोमा 3rd ईयर करने के बाद कुछ लोग क्या बन जाएंगे, जेई बन जाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ गई। कुछ लोग फिर बीएड करने लगेंगे, उसकी वैल्यू घट जाएगी। बीएड करते ही जैसे नौकरी पाएंगे उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू होता है उस समय कंडीशन परिस्थिति के अनुसार क्या होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है ना। तो जो अनुमानित लागत एस्टिमेट लगाए थे कि लगेगा आपका 5 लाख रुपए इस भवन को बनाने में, यानी भवन को बनाने में हम हैं सिविल इंजीनियर, तो हम हमेशा टर्म बात करेंगे बिल्डिंग के बात में, ज़मीन की बात करेंगे। लेकिन एस्टिमेटिंग, कास्टिंग, वैल्यूएशन सब की बात होती है ना। अब मार्कर खरीदने हम जाते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं पिछली बार 25 का खरीदे 30, तो एक एस्टिमेट बनाते हैं, चलो 30 रुपये का मिलेगा, जाते हैं तो 25 का ही मिल जाता है ना। तो सब काम करने में आपको एस्टिमेटिंग, कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम सिविल इंजीनियर हमेशा बिल्डिंग के टर्म में बात करेंगे। तो अनुमानित लागत 5 लाख था, लेकिन अब खर्चा किए तो 4,50,000 रुपये लगा, है ना। लेकिन इसका जो आप घर बनाए हैं उसका 4,50,000 में उसका कुछ समय बाद उसका वैल्यू कितनी है, उसका कुछ समय बाद आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा, मतलब 10 लाख रुपए मिल जाएगा। उसका कुछ समय बाद आपको 2 लाख रुपए मिल सकता है। भाई वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू घट भी सकता है, वैल्यू बढ़ भी सकता है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों रुपया पैसा का समस्या, मतलब कि रुपया पैसा से रिलेटेड है ना, तीनों पैसे से ही रिलेटेड है। एस्टिमेट अनुमानित, कास्ट एक्चुअल,
वैल्यू क्या है, प्रेजेंट टाइम में उस भवन का मतलब उस संपत्ति का लागत कितना है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तब देखिए जैसे कि कोई बिल्डिंग बनवाए, आप एकदम किनारे, आप घर बनवाए हैं एकदम किनारे बनवाए जहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, 5 लाख रुपए में बनवा दिए। अब अचानक से वहाँ कोई फैक्ट्री खुल जाए, अचानक से वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल जाए, तो बताइए तुरंत आपका कीमत बढ़ गया कि नहीं, वहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा, बिल्डिंग का बढ़ गया। बिल्डिंग का बढ़ने का है ना। अब क्या हुआ, अब कहीं जाइए, कहीं बिल्डिंग बनवाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, मान लीजिए थोड़ा सा भूकंप आ गया, अब आपका पूरा दरार पड़ गया, तो क्या होगी, उसकी वैल्यू कम पड़ गई, है ना। या फिर आप ऐसा जगह ले लिए हैं जहाँ दंगा फसाद ज़्यादा होता है ना, वहाँ कुछ दिनों माहौल ख़राब हो गया, दंगा फसाद होने लगा, तो माहौल ख़राब हो गया तो वहाँ कोई जाएगा नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वैल्यूएशन घटता बढ़ता रहता है। इसको आपके टर्म में समझ सकते हैं भाई। आप कोई बाइक खरीदने जाएंगे तो अब अनुमान लगा के जाएंगे कि 1,20,000 रुपये, है ना, पल्सर लेने जा रहे हैं, अनुमान लगाइए 1,20,000 रुपये। अब क्या हो गया, अब गए तो क्या हो गया, 1,30,000 रुपये हो गया। कोई ज़रूर नहीं है आपका 1 लाख में ही मिल गया, गए तो क्या हो गया, 1 लाख में ही मिल सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें नहीं लगवाएंगे, इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवाएंगे, तो 1 लाख में ही पड़ गया आपका। तो ये क्या था, अनुमानित। लेकिन आप बताइए बाइक को बेचेंगे तो कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुरंत क्या हो जाएगा आपका, कम मिल जाएगा, है ना। तो 1 लाख खरीद के ला करके 2 महीने 3 महीने बाद भी बेचेंगे, तुरंत बेचेंगे तब भी 1 लाख नहीं मिलेगा, तो क्या हो गया, आपका वैल्यू हो गया। तो अब क्या होता है, किसी संपत्ति का वैल्यूएशन क्या होता है, किसी संपत्ति का, जैसे दुकान, मकान, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, दुकान, मकान, बाइक, कोई हो सकती है, संपत्ति हम करें। किसी संपत्ति का, है ना, किसी संपत्ति का वर्तमान समय में मूल्य ज्ञात करना किसी मेथड के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, वैल्यूएशन कहते हैं। तो वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन एस्टिमेटिंग कास्टिंग का एक मेथड है जिसकी सहायता से किसी संपत्ति का, किसी संपत्ति मतलब दुकान, मकान, कोई भी आ जाएगा, है ना। तो वैल्यूएशन एस्टिमेटिंग का एक विधि है जिसके द्वारा किसी संपत्ति का वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं। अब एक वर्तमान मूल्य बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड करेंगे कि उस एरिया के कंडीशन क्या है, क्लाइमेट कैसे है, समझ रहे हैं ना। तो वैल्यूएशन समझ आया। अब हम समझेंगे पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें सारा लिखा हुआ है, ठीक है। पर्पज ऑफ वैल्यूएशन यानी वैल्यूएशन के उद्देश्य क्या हमको समझना है, वैल्यूएशन के उद्देश्य क्या है, समझिएगा। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है कि मतलब पता करना है कि उसका कीमत कितना है। तो आप सबसे पहले खरीदने जाएंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे, किसी संपत्ति को बेचने और खरीदने में, ठीक है। तो क्या किसी संपत्ति को बेचने और खरीदने में, ठीक है। तो वैल्यूएशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, किसी संपत्ति को बेचने और खरीदने में, है ना। कुछ खरीदने जाएंगे आप, कुछ खरीदने जाएंगे, देखेंगे ना कि इसकी वैल्यू कितनी है ना, इसकी वैल्यू कितनी है। या बेचेंगे तभी देखेंगे मेरे जो घर है, हम घर के टर्म में बात कर रहे हैं, तो आप कहीं जाएंगे घर खरीदने जाएंगे, सोचेंगे ना, एक अनुमान लगाएंगे कि ये मतलब 30 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, कुछ भी क्या होगा, आपका एक अनुमान लगेगा, ठीक है। या फिर बेचेंगे तो कहेंगे ना कि भाई मेरा संपत्ति का इतना वैल्यू है, इतना लगा था, इतना इस समय वैल्यू होगा इसके। तो किस संपत्ति को बेचने और ख़रीदने में हम किसका यूज़ करते हैं, आपका वैल्यूएशन का यूज़ करते हैं। दूसरा होता है आपका गिरवी रखने के लिए, क्या होगा आपका, गिरवी रखने के लिए, है ना। या फिर कहेंगे लोन लेने के लिए, लेने के लिए, है ना। अब समझिएगा, आपका क्या है, बिल्डिंग है, कितने का है, 10 लाख रुपए का। अब क्या, कहाँ गए, बैंक के पास। कहाँ गए आप भाई, बैंक के पास। तो बैंक क्या देखेगा कि इस जो संपत्ति आपका मकान है उसकी लागत कितनी है। ऐसा तो नहीं आप कहेंगे कि सर मेरा मकान है 10 लाख रुपए का लगा था, आप हमको लोन दे दीजिए, ऐसा नहीं। वो आएगा और देखेगा आपके मकान का वैल्यू कितना है ना। तो देखेगा वैल्यू है इतना है, तो इस जितना वैल्यू रहता है उसका 70 से लेकर 75% आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए रहेगा वैल्यू, तो उसके हिसाब से लोन मिलेगा। ये वैल्यू एकदम आपका बिल्डिंग एकदम पुराना हो रहेगा तो कम लोन मिलेगा, है ना। तो क्या होगा, गिरवी रखने के लिए और लोन लेने के लिए भी हमको वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। तीसरा क्या होता है आपका, संपत्ति के बंटवारे में, किसी संपत्ति के बंटवारे में, है ना। अब देखे होंगे, अब गाँव में क्या होता है, 2 भाई रहते हैं। 2 भाई में जब बंटवारा होता है तो क्या होता है कि एक देखेंगे, एक का घर 2 मंजिला रहेगा, एक का घर 1 मंजिला रहेगा। तब क्या कहा जाएगा कि भाई 2 मंजिला वाला जो घर है ना,
समझ रहे हैं। तो क्या कहेगा कि जो हाँ 2 मंजिला घर है, 2 मंजिला घर वाला, मान लीजिए कि 2 भाई हैं, समझिए 2 भाई हैं, एक को क्या मिला, एक को 2 मंजिला वाला घर मिल गया, एक को 1 मंजिला वाला घर। तो बताइए इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, तो इससे क्या कहा जाएगा कि भाई तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा है, तुम इसको क्या कर देना, वो 50,000 ऊपर से दे देना, 50,000 एक्स्ट्रा दे देना। देखते हैं ना क्या होगा जब 2 भाई रहते हैं, तो एक के हिस्से में एक ट्रैक्टर चला गया, एक के हिस्से में मान लीजिए कि 2 बाइक चली गई, तभी भी ट्रैक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ट्रैक्टर वाला 20,000 रुपया दे देगा, है ना। तो क्या हाँ संपत्ति के बंटवारे में क्या करें, किसका यूज़ कर रहे हैं, वैल्यूएशन का, वैल्यू पता कर रहे हैं ना कितना है। अब ये जो 2 मंजिला घर है एकदम ख़राब है, तब इसको पैसा थोड़ी देगा, क्योंकि इसको भी तो तोड़ के बनाना पड़ेगा और इसको भी तोड़ के बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब समझिए यदि यही बिल्डिंग है ये 100 साल हो गया है, ये 100 साल हो गया, और ये बिल्डिंग 2 साल का है, 2 साल बना हुआ है ना, 2 साल का बना हुआ। अब तो ये 100 साल में रहेगा नहीं, तो अब इसको देखिए, अब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो अब ये इसको पैसा दे देगा, समझ रहे हैं ना। तो संपत्ति के बंटवारे में भी किसका यूज़ करते हैं हम लोग, वैल्यूएशन का। चौथा क्या होता है आपका, इंश्योरेंस कराने में। इंश्योरेंस का हिंदी क्या होता है आपका, बीमा कराने में। इंश्योरेंस का हिंदी क्या होता है आपका, बीमा कराने में। अब ये देखिए एक क्या है आपका, घर गाड़ी है, गाड़ी में आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है भाई, गाड़ी है ना, आपके पास क्या है, गाड़ी है, ख़रीद के लाए 1 लाख रुपए का, लाखों की बातें हो रही हैं आज। गाड़ी है, कितने खरीद के लाए, 1 लाख रुपए का, भाई बीमा कराए। यदि 2 महीने के अंदर ही मान लीजिए क्या हो गया, ख़राब हो गया, 2 महीने के अंदर ही, मतलब कि वो चोरी हो गया या फिर कुछ हो गया, अब क्या होगा, 2 महीने के अंदर ही हुआ, तो इसकी वैल्यू तो भी ज़्यादा है। 1 लाख का खरीदे हैं, 2 महीने में तो उतना ख़राब नहीं हुआ रहेगा, तो बीमा वाला क्या करेगा, 1 लाख खरीद के लाए तो 80,000 रुपये दे देगा, कहेगा लो भैया 2 महीना चलाया था, 80,000 ले लो, 90,000 ले लो, एक अनुमान लगा रहे। लेकिन यही गाड़ी खरीद के लाए 3 साल हो गया, 1 लाख का खरीद के लाए थे, कितना साल हो गया आपका, 3 साल हो गया। अब बताइए, अब 3 साल बाद ये जब ख़राब होगा तो क्या 80,000 मिलेगा, नहीं, क्योंकि 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, समझ आ रहा है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, तो 80,000 रुपये इसको अभी नहीं मिलेगा। तब संपत्ति का बीमा कराने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, आपका वैल्यूएशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है आपका टैक्स के निर्धारण में, टैक्स का निर्धारण में जो म्यूनिसिपल निर्धारण है ना। अब टैक्स भाई किसी का बिल्डिंग बहुत बड़ा है तो उस पर क्या लगेगा आपका, उस पर लगेगा आपका कि संपत्ति, हाँ किसी से क्या है, किसी का संपत्ति बहुत बड़ा है तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, और किसी का बिल्डिंग छोटा है तो उस पर टैक्स कम लगेगा, ऐसा नहीं ना। तो क्या है कि भाई कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उस पर टैक्स कुछ अलग लगेगा। किसी का 2 ही रूम का घर है तब सब पर एक समान टैक्स तो लगाएंगे नहीं, तो संपत्ति का वैल्यू के हिसाब से क्या लगता है, टैक्स लगता है ना। म्यूनिसिपल टैक्स, कारपोरेट टैक्स वगैरह होता है, आगे हम देखेंगे। तो ये क्या था आपका पर्पज़ ऑफ वैल्यूएशन, बहुत सारे पर्पज़ होते हैं, है ना। आगे देखेंगे कि क्षेत्र के उच्चीकरण में फिर बहुत सारा होगा, हम नोट्स में मिल जाएगा। अभी इतना समझ गए आप, समझदार हैं, उतना आप पकड़ लेंगे आप चीज़ों को, ठीक है। अब क्या होगा, हमको छोटे छोटे डिफिनीशन देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे बहुत सारे डिफिनीशन हैं। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, ग्रॉस इनकम को, ग्रॉस इनकम यानी सकल आय। क्या पढ़ेंगे हम, सकल आय। देखिए सकल आय मतलब क्या हो रहा है, ग्रॉस इनकम। अब देखेंगे जब प्याज का बोरा लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं तो उस पर लिखा रहेगा, उस पर 2 लिखा रहता है, एक लिखा रहता है नेट वेट और एक लिखा रहता है ग्रॉस वेट। तो देखिए ग्रॉस वेट मतलब हुआ कि प्याज का है ना तो बोरे सहित मूल्य, प्याज का, भाई प्याज तो बोरा तो आदमी खाता नहीं है, इसे लिखता है कि प्याज का बोरे सहित मूल्य क्या होगा, ग्रॉस वेट होगा। कोई सिलेंडर देख लीजिए, सिलेंडर पे भी लिखा रहता है। तो प्याज का यानी सिलेंडर का, सिलेंडर सहित मूल्य है ना, ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का गैस सहित है ना, सिलेंडर और गैस दोनों का कंबाइंड रूप से जो वेट होगा उसे कहते हैं ग्रॉस वेट। लेकिन यूज़ तो आदमी गैस करता है, तो जो गैस के वेट रहेगा उसे कहेंगे नेट वेट, ठीक है ना। तो ग्रॉस मतलब कुल। तो किसी संपत्ति के, समझिएगा, किसी संपत्ति के सभी स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें से कोई खर्चा न घटाया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस इनकम। समझिएगा, किसी संपत्ति के सभी स्रोतों से प्राप्त आय, देखिएगा
के सभी स्रोतों से प्राप्त आय जिसमें से कोई, पूरा नहीं लिखेंगे समझाने के लिए, जिसमें से कोई वैध खर्चा न घटाया गया हो, क्या कहते हैं, ग्रॉस इनकम कहते हैं। ठीक है, तो किसी संपत्ति के सभी स्रोतों से प्राप्त आय, अब देखिए किसी संपत्ति, भाई किसी संपत्ति मतलब कोई भी संपत्ति होगा, लेकिन हम मान लेते हैं बिल्डिंग के टर्म में बात करेंगे, सभी स्रोतों से प्राप्त आय, है ना, सभी स्रोत होते हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं भाई बिल्डिंग के, इनकम के, है ना। तो क्या है कि मान लीजिए आपका कोई ज़मीन है तो उस पर रख दीजिए, कुछ एरिया किराए को दुकान पे दे दीजिए, कुछ एरिया कबाड़ रखने के लिए दे दीजिए, कुछ रेंट पे दे दीजिए, है ना। सभी जितना भी स्रोत आपका है, अपने क्या है, अपने घर के ऊपर टावर खड़ा करने के लिए दे दीजिए, वो भी तो आपको किराया देगा। तो सभी स्रोतों से प्राप्त आय, है ना, इनकम यानी जो प्राप्त आ रहा है, में से कोई वैध खर्चा, अवैध नहीं, ऐसा ना हो कि आप पार्टी करने लगे उसको वैध मानेंगे, नहीं। वैध खर्चा मतलब जब आपका घर है, इसको हम बाद में देखते हैं, अगला टॉपिक है ना, कोई वैध खर्चा न घटाया गया हो, उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस इनकम। हम वैध खर्चा को देख लेते हैं, आउट गोइंग किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक खर्चे या फिर वैध खर्चे, हिंदी नाम है इसका। आउट गोइंग मतलब कि आउट चला गया, आउट गोइंग मतलब वैध खर्चे या फिर वास्तविक खर्चे। तो किसी संपत्ति को सेवा काल योग्य बनाए रखने के लिए उसमें जो अनुरक्षण व्यय पर खर्च आता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आउट गोइंग कहते हैं। जैसे बिल्डिंग है कोई, तो बताइए बिल्डिंग में लाइट ख़राब होगा कि नहीं, लाइट आपको बनवाना पड़ेगा। पाइप ख़राब होगा कि नहीं, टोटी ख़राब होगा कि नहीं होगा, है ना। फर्श टूट फूटेगा कि नहीं, उसको कलर देंगे कि नहीं देंगे। ये क्या होगा कि किसी संपत्ति को सेवा काल योग्य, यानी आपका बिल्डिंग का आयु है जितना, उतने तक बनाए रखने के लिए उसके समय समय पर अनुरक्षण व्यय मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, वैध खर्चा, है ना, वैध खर्चा कहते हैं। अब समझिएगा, उसके बाद आता है आपका नेट इनकम, यानी शुद्ध आय, है ना। तो शुद्ध आय क्या होता है, ग्रॉस इनकम माइनस आउट गोइंग। कितना आसानी से आपको समझ आ रहा है ना। तो कुल आय में से जब वैध खर्चे को घटा देंगे तो क्या बचेगा, आपको नेट इनकम बचेगा, यानी शुद्ध आय बचेगा, है ना। कुल वैध खर्चे में, अब देखिए इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल हम बाद में डील करेंगे, अभी डिफिनीशन को देखते हैं। तो कुल आय में से वैध खर्चा घटा देंगे तो नेट इनकम बचा। भाई आपको मिल रहा था आपका 50,000 रुपये, किराया कितना मिल रहा था, 50,000, हाँ, किराया आपको मिल रहा था 50,000, इसमें कितना हो गया आपका, 10,000 रुपये खर्च हो गया। भाई टैक्स वगैरह भी इसी में आता है, वैध खर्चे में टैक्स वगैरह आ गया, या फिर चौकीदार वगैरह रखेंगे, वो भी तो आपको देखभाल कर रहा है ना। 10,000 रुपये खर्चा हो गया, तो नेट इनकम कितना हुआ, 50,000 माइनस 10,000, बच्चों की तरह बताना पड़ता है, 50,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा आपका, 40,000 रुपये। यानी आपका नेट इनकम कितना हुआ आपका, 40,000 रुपये हुआ। समझ रहे हैं ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमको क्या पढ़ना है, लुप्त प्रायता, डिप्रेशिएशन को कहते हैं मूल्यह्रास, ओवेसेटे करके कुछ आता है, लुप्त प्रायता। देखिए नाम में ना आप इंग्लिश देख लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं हम, ठीक है। लुप्त प्रायता क्या है, नाम से क्या लग रहा है, लुप्त हो गया, जो प्राप्त था वो क्या हो गया, लुप्त हो गया, जो प्राप्त था लुप्त हो गया। यानी क्या होता है, समय बीतने के साथ, समझिएगा, समय बीतने के साथ नया डिज़ाइन आ जाने पर, नया ड्राइंग आ जाने पर, नया तकनीक आ जाने पर, है ना, पुराने संपत्ति का मूल्य क्या होता है, घट जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लुप्त प्रायता। समझ रहे हैं। तो क्या न्यू आ जाए, न्यू डिज़ाइन आ जाए ना, न्यू डिज़ाइन आ गया, इसका मतलब कि पुराना वाला ख़राब था तभी तो न्यू आया, है ना। न्यू मॉडल आ जाएगा, देखिए अब आज के समय में कोई डाट वाला घर नहीं रहा, आजकल लिंटर वाला चल रहा है ना। या फिर नया टेक्निक आ जाए, तो पुराने में घर वाले, नया टेक्निक आ गया तो पुराने वाले का मूल्य, जब इन तीनों के कारण लगातार, है ना, नया डिज़ाइन, नया मॉडल, नया टेक्निक आ जाने के कारण पुराने संपत्ति का जो मूल्य कम होता है, उसे क्या कहते हैं, लुप्त प्रायता, और लुप्त हो गया। समय समय पर नया टेक्निक आता रहता है। आजकल घर में देखते होंगे कोई सर्कुलर पाया नहीं चला रहा है, तो पिलर होता है, कोई सर्कुलर डाल रहा है, नहीं, पुराना हो गया। आजकल रेक्टेंगल डाला जा रहा है, घर में आजकल आर्च डाला जा रहा है, नहीं डाला जा रहा, वो पुराना हो गया, है ना। अगला होता है लुप्त प्रायता के बाद होता है मूल्यह्रास।
ये बहुत डिफिनीसन है आज के, छोटे छोटे डिफिनीसन आते हैं, हम बस समझा दे रहे हैं। सेम इसी वर्ड को हम लिखे हैं आपके नोट्स में, ठीक है। तो मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास क्या है? किसी संपत्ति के लगातार प्रयोग, समझिएगा दोनों में अंतर क्या है। दोनों में पैसा कम होता है, उसका वैल्यू कम होता है, लेकिन समझिए अंतर क्या है। किसी संपत्ति का लगातार प्रयोग, वायुमंडल के प्रभाव, घर्षण, वर्षा इत्यादि के कारण उस संपत्ति के मूल्य में जो कमी आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूल्यह्रास, है ना। पहला नया नया डिजाइन टेक्निक आ जाने के कारण। लेकिन दूसरा क्या था? लगातार प्रयोग करेंगे तो उसमें घर्षण होगा, वायुमंडल से उसका कुछ खराबी होगा। तो लगातार प्रयोग, वायुमंडल के प्रभाव, वर्षा, धूप इत्यादि के कारण समय बीतने पर जो मूल्य में कमी आती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। अब हमको समझना है कैपिटल कास्ट। कास्ट सो समझ लिए, कास्ट समझ लिए, किसी संपत्ति को बनाने में लगा वास्तविक खर्चे को ही क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। लेकिन कैपिटल कास्ट आता है, एक क्या आता है आपका? कैपिटल कास्ट आता है। तो कैपिटल कास्ट मतलब भूमि का मूल्य, भूमि का मूल्य, भूमि का मूल्य, भूमि का मूल्य प्लस भवन का मूल्य, है ना। तो किसी संपत्ति का, देखिए किसी भवन का भूमि सहित मूल्य क्या कहलाता है? आपका कैपिटल कास्ट। कास्ट में भवन को बनाने में लगा, भवन को, भवन का मूल्य, है ना, वास्तविक मूल्य। तो भवन को बनाने में जितना वास्तविक खर्चा लगा है उसे कहेंगे कॉस्ट। लेकिन जब भवन के मूल्य में ज़मीन का भी मूल्य जोड़ देंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम कैपिटल कास्ट कहेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़ा शोर भी हो रहा था, खाना बन रहा था, मेरा खाना बन गया। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। अगर अब देखिए एक दो मतलब आज के बाद लेक्चर देख रहे हैं कितनी आसानी से समझ आ रहा है। तो ऐसे ही लेक्चर मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें आसानी से समझ आएगी। बस थियरी बता, ज़्यादा कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड लक।